हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव। एमपीसी 002 की ये सीरीज चल रही है इजी नोट्स की, जिसके सेकंड पार्ट में आज हम हैं। अब से पहले आप इसका एक वीडियो और देख चुके हैं और उसमें हमने शुरू के 6 टॉपिक कवर किए थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करने हैं। आज आइडेंटिटी क्राइसिस के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो में भी एटलीस्ट 6 टॉपिक हम कवर कर पाएं। बाकी देखते हैं कि हमारा क्या स्पीड रह पाती है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेंट, क्योंकि कुछ कॉन्टेंट का एक्सप्लेनेशन हम ना भी चाहें तो भी हमें डिटेलिंग में करना पड़ जाता है। वैसे काफी शॉर्ट में मैं एक्सप्लेनेशन इसका कर रही हूँ और इसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो भी अभी कुछ वीडियोस अवेलेबल नहीं है, लेकिन पूरा आपका जो सिलेबस है एमपीसी का वो सारा अवेलेबल होगा हमारे ही चैनल पर। तो चलिए फिलहाल आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात से शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका कॉन्सेप्ट एरिक एरिक्सन ने दिया था। ये बात ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी और याद रखना। तो ये जरूर ध्यान रखिए, अगर आइडेंटिटी क्राइसिस पर शॉर्ट नोट आ जाता है या फिर 6 मार्कर में भी आ जाता है तो आपको एरिक एरिक्सन का नेम हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये एक अनसर्टेनिटी का पीरियड होता है, कंफ्यूजन का पीरियड होता है, जो कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस करता है। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था जब उन्होंने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन को भी मेंशन किया था। इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेज है जो कि एडोलेसेंस की होती है, जिसको आप जनरली टीन एज के नाम से भी जानते हैं। 12 से लेके अराउंड 18-19 ईयर्स तक की एज होती है। इस एज में बच्चा अपने स्कूल टाइम को कवर कर रहा होता है और बहुत सारे कंफ्यूजन उसके माइंड में होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, क्योंकि ये एडोलेसेंट का फेज ऐसा होता है जब पर्सन की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, बच्चों की बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो बच्चे से बढ़कर बदलकर अब एडोलेसेंट की एज में आने लगते हैं प्यूबर्टी की वजह से। तो उस वजह से इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो उनके मन में साइकोलॉजिकल लेवल पर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। जो भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस को फॉर्म करते हैं। हाउएवर आइडेंटिटी क्राइसिस कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, लेकिन ये एक ट्रांजिशन की फॉर्म में होगी, मगर एडोलेसेंट्स में ही ये मेजरली देखी जाती है और एरिक एरिक्सन ने उसी चीज को हाईलाइट किया है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस की की फीचर्स की बात करें तो यहाँ जो भी एडोलेसेंट्स होते हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस की ड्यूरेशन में बहुत सारे अपनी आइडेंटिटी के चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे डिफरेंट करियर्स के बारे में वो जानना चाहते हैं। अब ये भी जानना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, उनको क्या बनना है, क्या उनके वैल्यूज है, रिलेशनशिप, पर्सनल बिलीफ, जिस चीज कोई भी चीज उनकी देखी है वो जो सेल्फ से जुड़ी है उसको वो एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा फेज भी होता है जिस टाइम पर एडोलेसेंट बहुत कुछ लर्न करना चाहते होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऐसा भी कर लें तो हमें ये एक्वायर हो जाएगा। मतलब बहुत कुछ पाने की डिजायर इस टाइम पर बच्चों के अंदर होती है। कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन का तो ये टाइम ऑफकोर्स होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस एज में बच्चे के मन में होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में जैसे कि स्टैनले हॉल ने एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट इसके बारे में दिया भी है। वो ये कहते हैं कि जो एडोलेसेंट का पीरियड होता है वो किसी भी बच्चे की लाइफ में, एडोलेसेंट की लाइफ में बहुत ही स्टॉर्मिंग फेज होता है। तो स्टॉर्मिंग फेज इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो पर्सन होता है, एडोलेसेंट जो होता है, वो अपनी फैमिली को लेके काफी कंफ्यूजन फील कर सकता है, पेरेंट्स को लेके कंफ्यूजन फील कर सकता है। उसे लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, या मेरे भाई बहनों को ज्यादा वेटेज मिल रहा है, या मैं अपनी लाइफ में ऐसा भी कर सकता था, मुझे ऐसा चूज करना चाहिए था। उस टाइम पर बच्चे को या एडोलेसेंट को बहुत ही ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो उसे उसकी फैमिली से मिलना चाहिए। आप किसी भी फैमिली में देखिए, जो ये टीनेज वाले बच्चे होते हैं इन्हें ही हैंडल करना सबसे मुश्किल होता है। उससे पहले तो वो बचपने का ही दौर होता है, तो वहां तो चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड होती हैं। और एक बार बच्चा टीनेज को क्रॉस कर जाए तो उसे अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है वो काफी हद तक सोच चुका होता है और चीजें जो है उसके बाद सॉर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये एक फेज होता है, काफी ज्यादा स्टॉर्मिंग फेज होता है। तो इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन होना भी नेचुरल सी बात होती है, और ये किसी भी सेंस में हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन, जैसे मैंने बताया फैमिली को लेके, रिलेशनशिप को लेके, स्टडीज को लेके, अपनी चॉइसेस को लेके कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जिन दोस्तों के बीच में वो उनको समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ भी कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट बच्चे के मन में हो सकते हैं। चेंज और ग्रोथ का टाइम तो ये ऑफकोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं बेसिकली, फिर उससे ग्रोथ तो होती है ऑफकोर्स। तो जो अडोलेसेंट होते हैं उनमें चेंज और ग्रोथ का ये फेज हम बहुत ही इजीली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनमें एक बहुत बड़ा चेंजेस नजर भी हमें आता है। एरिक एरिक्सन का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये बिलीव किया कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होती है, खास तौर से एडोलेसेंस में। अपनी साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उनकी, उसकी 5th स्टेज को वो मेंशन करते हैं इन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक्सन एक्सप्लेन दैट एडोलेसेंट फेस द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग अ पर्सनल आइडेंटिटी। इस स्टेज में दे एक्सप्लोर वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड रोल, ट्राइंग टू फाइंड वेयर दे फिट इन सोसाइटी। If successful, they develop a strong sense of identity, and if not, they experience role confusion.
आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है सिंपल वर्ड्स में, कि अगर इस एज में, जैसे मैंने अभी बताया ही था, सारी बातें वही है एक तरीके से, कि अगर बच्चे ने अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद उसको सक्सेसफुल हो गया, उसे चीज़ें ठीक लग रही है, माइंड से वो सेटिस्फाइड हो रहा है, साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन उसको हो रहा है, तब तो वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर पाता है। और अगर वो उस कंफ्यूजन में अटक के रह गया तो वो रोल डिफ्यूजन में रह जाता है, रोल कंफ्यूजन में रह जाता है कि कहाँ से वो अपनी चीज़ों को कैसे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, और इसकी वजह से उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी इम्पैक्ट आता है, सभी पे आता है, सेल्फ के हर एस्पेक्ट पे आता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का एग्जांपल देख सकते हैं। अ टीनेजर माइट फेस एन आइडेंटिटी क्राइसिस एज दे ट्राई टू चूज अ करियर पाथ, क्वेश्चन देयर बिलीफ और स्ट्रगल टू फिट इनटू सोशल ग्रुप। या फिर अडल्ट जो है वो मिड लाइफ क्राइसिस, जो हमने पहले पढ़ा था, अडल्ट के बारे में भी चीजें हमने पढ़ी थी ना, जो थ्योरी पढ़ी थी इससे पहले वाली, उसमें हमने देखा था, वहां पर भी वो आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर वही चीज बताई कि जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मेजोरिटी पे अडोलेसेंट वाले पर ही फोकस करके लिखना है। मैंने आपको ये भी बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस किसी भी स्टेज पे फील हो सकती है, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालती जितना बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करने में अडोलेसेंट वाला डालता है ना, क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस करके आया होता है। अब अडल्टहुड में जब आइडेंटिटी क्राइसिस आता है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ये आपने पहले पढ़ा है, मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं, रिटायरमेंट एंड एजिंग आती है, इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने मेंशन किया है। फिर कंक्लूजन में आप अपने पूरे इस पॉइंट को समराइज कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। इस कंटेंट को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी क्राइसिस में एग्जाम्पल के अलावा ये भी लिख सकते हैं कि फीचर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग आइडेंटिटी क्राइसिस इन एन अडोलेसेंट, क्या क्या चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उन्हीं बातों को आप रिपीटेटिव में वो वे में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे सब कुछ मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेज थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक्चुअली थ्योरी नहीं, थ्योरीज होना चाहिए, बट थ्योरी भी अगर लिखा आ जाता है, पेपर में आता है, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी स्टेज थ्योरीज को हाईलाइट करना है। अच्छा, स्टेज थ्योरी का क्या मतलब है? स्टेज थ्योरी का मतलब ये हो गया कि डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, लेकिन हर किसी साइकोलॉजिस्ट ने उन स्टेजेस को अलग अलग तरीके से बताया है। तो यहाँ पे अपनी कोई स्टेज नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेज थ्योरी क्या है? साइकोलॉजी में एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है, उनकी सीक्वेंशियल स्टेजेस में बताता है। स्टेज थ्योरीज बहुत सारी हैं, अभी हम यहाँ जितनी बताएंगे आपको, आप अलग से और पढ़ते हो या और कुछ और जानते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। कंटेंट को लेकर एक चीज मैं बहुत क्लियर आपके माइंड में कर दूं कि ये लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाइड इंटेंशनली बनाई गई है, जिससे कि आपको बातें समझ में आए, क्योंकि अगर इग्नू के बुक का ही कंटेंट हम कॉपी पेस्ट करते तो फिर वो बुक ही आप पढ़ लेते, आपको जरूरत नहीं थी इन सब नोट्स की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाइड है तो हाईलाइट्स के फॉर्म में आपको चीजें नजर आ रही हैं, आप चाहे उसे कितना भी इलेबोरेट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। दिस इज टू हेल्प यू, बट यू हैव टू मेक योर आंसर बेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, तो चलिए हम स्टेज थ्योरीज की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। स्टेज थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताते हैं। कुछ की फीचर्स हो सकते हैं कि इसमें हमेशा स्टेजेस सीक्वेंशियल वे में होंगी, क्वालिटेटिव चेंजेस दिखाई देगा आपको। मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस कल बताए थे कि क्वालिटेटिव में क्या होगा, हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे, ऐसे चेंजेस जिनको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव चेंजेस वो होते हैं जैसे वेट में चेंजेस होना, हाइट में चेंज होना, ठीक है ना, इस तरीके के चेंजेस जो होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। यूनिवर्सल होती है, मतलब ये यूनिवर्सल का मतलब हो गया जो स्टेज थ्योरीज की हम बात करेंगे आगे, वो हर पर्सन के लिए यूजफुल होंगी, मतलब हर इंसान पर हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। क्रिटिकल पीरियड हर एक थ्योरी में कोई ना कोई फेज क्रिटिकल होगा ही होगा। शुरुआत करेंगे मेजर स्टेज थ्योरीज में। हमने सबसे पहले जीन पियाजे की थ्योरी आपको लिखनी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। देखिए इतना सा आपको दिख रहा है ना, इतना ही लिखना है, इतना ही लिखने में आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है इसकी काफी रिक्वेस्ट आ रही है अलग से वीडियो बनाने की, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, एक वीडियो और एक्सप्लेन हम करेंगे इसमें जिसमें जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करेंगे। वैसे इनकी 4 स्टेजेस हैं। आज के वीडियो में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अडोलेसेंट को लेकर भी डिस्कस करेंगे, वो काफी पूछी जाती है। तो फिलहाल ये इसके 4 नाम हैं और इनके जो एज का पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। मैंने आपको कल भी बताया था, कल तो मैंने वीडियो बनाया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये जो थ्योरी है ये आपको बहुत जगह नजर आएगी, तो इसको पेपर अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वो डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, मैं आप चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, और पहले से भी है अवेलेबल वैसे वो वीडियो। तो इन्फेंट्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, सिंबॉलिकली सोचना शुरू कर देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक थिंकिंग डेवलप होने लगती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है।
तो डेवलपमेंट इस तरीके से यहाँ पे मेजर पॉइंट्स लिखे हैं हमने। ऐसे तो फिर आप और भी बहुत कुछ जानते होंगे ऑलरेडी, या नहीं भी जानते हैं और लिखना चाहते हैं तो आप अलग पोर्शन से पिक करके इसको लिख सकते हैं। तो ये पहली स्टेज थ्योरी है जिसमें स्टेजेस इस फॉर्म में चलती हैं जीन पियाजे की स्टोरी में। फिर आता है एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस। यहाँ पे ये 8 स्टेजेस में चलती हैं। एरिक एरिक्सन की कितनी स्टेजेस हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं। अगर ये स्टेजेस अलग से भी पूछ ली जाएं, एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, अभी जो मैंने रोल आइडेंटिटी कंफ्यूजन वर्ड डिफ्यूजन वाली बात करी थी वहां पर भी हमने बात करी थी कि साइकोलॉजिकल थ्योरी है इनकी, साइकोसोशल थ्योरी है। तो यहाँ पे उसमें 8 स्टेजेस हैं। अब ये थोड़ा बात है कि ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, ये याद ही करने वाली चीज है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये कब होता है? डेवलपिंग ट्रस्ट इन केयर गिवर्स, इन्फेंसी के पीरियड में होता है। इसमें आप देखिए और ब्रेक कर दिया गया है पार्ट्स को, इन्फेंसी, टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल एज, अडोलेसेंट, यंग अडल्ट, मिडिल अडल्ट, लेट अडल्ट। तो इन्होंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें ये जो वर्सेस लगा है ना, इसका मतलब ये होता है कि या तो बच्चा इस सिचुएशन में जाएगा या दूसरी सिचुएशन में जाएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस जरूर करता है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको वर्सेस लगा के डिफाइन किया है। ये 8 नेम्स आपको याद रखने हैं और ये भी ध्यान रखना है कि किस एज में क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ कि एडोलेसेंट का तो हमने अभी पढ़ ही लिया था कि यहाँ पे बच्चे या तो क्लियर आइडेंटिटी फॉर्म कर लेंगे या फिर उनको अपने रोल को लेकर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बात अभी हम करके आए हैं, तो एक एग्जाम्पल भी हो गया आपके लिए। या दूसरा है कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है? स्कूल जाने से पहले या तो इनिशिएटिव लेगा, एक्सप्लोर करेगा, या फिर उसको वो चीजों को नहीं कर पाएगा। तो किसी एक एस्पेक्ट को यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो डिटेल भी 2 लाइन बना सकते हैं इसकी, वो आप कर सकते हैं, मुझे पता उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। लॉरेंस की कोलबर्ग थ्योरी आती है मॉरल डेवलपमेंट की। इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 स्टेजेस बताई हैं। ये थ्योरी मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो है चैनल पर, मैं पोस्ट कर दूंगी, मुझे लिंक निकाल के इसका आपके इसमें कमेंट्स में। कोलबर्ग की जो थ्योरी है लॉरेंस कोलबर्ग ने दी, इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं? इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और हर एक लेवल के 2 स्टेजेस हैं। ओके, तो प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो यहाँ पे हर एक लेवल के 2-2 स्टेजेस हो जाते हैं, जिसमें प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है? मोरालिटी इज बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सीकिंग रिवॉर्ड। यहाँ पे इंडिविजुअल फॉलो रूल्स एंड लॉज फॉर सोशल अप्रूवल एंड ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या हो जाते हैं? मोरालिटी इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस। इतना भी आप लिख देंगे तो चलेगा, इसमें स्टेजेस को डिटेल में नहीं बताया गया है। आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट दिखा दूंगी, उसमें से लेकर आप यहाँ पे इसकी दोनों स्टेजेस को क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो, नहीं भी करेंगे तो हम केवल स्टेज थ्योरीज को हाईलाइट कर रहे हैं तो इतना भी चलेगा, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो इस तरीके से लॉरेंस की कोलबर्ग की थ्योरी भी डिफरेंट लेवल्स को दिखाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस को डिफाइन करती है। अब आती है सिगमुंड्स की फ्राइड साइकोसोशल स्टेजेस। इसमें क्या होता है? साइकोसोशल स्टेजेस जब ह्यूमन की आती है, ये आपकी पर्सनालिटी वाला जो पूरी पेपर है ना, उसमें ये सब कुछ डिटेल में है। तो अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है ना कि ये मैं कैसे याद रखूंगा, ये सब कैसे नाम याद रखूंगी मैं, अगर आपको ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप परेशान मत होइए। आपको पेपर तो सभी देने हैं, आप जब 3rd पेपर पढ़ेंगे तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे, वहां ये चीजें थोड़ा इलेबोरेटिव वे में आएंगी और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आप वहां पर इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नाम याद हो जाएंगे। जब आप 2nd पेपर देने जाएंगे तो इसे भूल थोड़ी ना जाएंगे आप, तब वहां से इसको वो कर लीजिएगा। चीजें ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो कई पेपर्स में आपको मिलेंगे। फिलहाल सेगमेंट की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का ये ओवरव्यू है। ओरल स्टेज इतने फेज में होती है, ये फिर याद रखना है आपको। एनल स्टेज, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटल। इसमें क्या होता है? ओरल स्टेज में बच्चा जो है वो अपने सकिंग के थ्रू माउथ प्लेजर लेता है। उसके बाद एनल स्टेज आती है, उसको बोवल मूवमेंट में प्लेजर आने लगता है। ये सब सिगमंड फ्राइड ने स्टेजेस डिफाइन की थी। फैलिक स्टेज आती है जब बच्चे को अपनी आइडेंटिटी का एहसास होने लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस बॉडी ऑर्गन आई एम अ बॉय और दिस बॉडी ऑर्गन आई एम अ गर्ल, तो ये जेंडर रोल क्लियर होने लगते हैं। लेटेंसी स्टेज एक ऐसी आती है जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज एकदम इनएक्टिव हो जाती हैं, बच्चे के अंदर सोशल स्किल डेवलप होने लगते हैं, फिजिकली ग्रो ज्यादा होने लगता है। जेनिटल स्टेज आती है तब बच्चे को ये पता चलता है कि वाई आई एम अ गर्ल एंड वाई एम आई अ बॉय, उसको रीजन समझ में आने लगते हैं क्योंकि प्यूबर्टी का फेज आ जाता है यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें सबसे क्रिटिकल स्टेज फैलिक स्टेज बताई गई है, जहाँ पे बच्चे को काफी ज्यादा ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के थ्रू भी बच्चा जाता है, वो भी इसी के अंदर आता है टॉपिक, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इतनी थ्योरीज बताई हैं। सिग्निफिकेंट क्या है स्टेज थ्योरीज का? जो शुरू में आपने बातें करी थी, देखिए कि समरी में आपको वही सब मिलेगा कि क्या हर बच्चा जो होता है वो जब कोई भी पर्सन अपनी डिफरेंट स्टेजेस से जाता है तो वो एक बेटर फेज की तरफ बढ़ता है, आगे धीरे धीरे लाइफ में अपनी चीजों को इम्प्रूव करता चला जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ बिहेवियर इंप्रूव होता है,
और हर स्टेज थ्योरी डिफरेंट डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे मॉरल हो, चाहे कुछ भी हो, दूसरा कुछ भी हो, लेकिन हर स्टेज थ्योरी जो है वो कुछ ना कुछ हमें बताती है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है ये। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पे तो जो भी आ जाए कंटेंट बच्चे अपने आप से बना के बहुत कुछ लिख लेते हैं। अगेन मैं यही कहूंगी कि वो इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि इजी होता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में क्या होता है, ये वो डेवलपमेंट है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है, जिसमें सारी चीजें होती हैं, मतलब फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जो भी डेवलपमेंट हमारा होता है वो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कहलाता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में हम बहुत सारी चीजों में चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, और हर तरीके का, चाहे फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशो इमोशनल हो, किसी भी तरीके का हो, सोशल हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो, जो भी है वो सारे डेवलपमेंट हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। और इसकी बहुत सारी स्टेजेस भी होती हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की, क्योंकि ये हमारे कंसेप्शन से लेके, कंसेप्शन के पीरियड को भी इंक्लूड किया जाता है, कंसेप्शन से लेकर हमारे डेथ तक का जो पूरा फेज होता है वो सब कुछ इसमें कवर करता है। की प्रिंसिपल है लाइफ डेवलपमेंट का कि एक मल्टी डायरेक्शनल होता है। कुछ चीजें हाईलाइटेड आपको यहाँ दिखेंगी, मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे आपको दिखेंगे कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी होती है, डिक्लाइन भी होता है, डिफरेंट स्टेजेस की लाइफ की स्टेजेस में, है ना, ग्रोथ डिक्लाइन सब कुछ हमें देखने को मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज भी बेटर होती हैं अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली अडल्टहुड में। उसके बाद चीजें इस तरीके से बढ़ती रहती हैं, तो मल्टी डायरेक्शनल है ये हर तरीके से। अगर हम देखें यहाँ पे प्लास्टिसिटी है, ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी दिखाता है, मतलब लोगों के अंदर चेंज करने की कैपेसिटी को डेवलप करता है। जिन चीजों में हम पहले एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लाइफ के एक फेज में आके हम करने लगते हैं, तो हमारे बिहेवियर में प्लास्टिसिटी आती है, हमारे बहुत सारी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिसकी वजह से हम इसको प्लास्टिसिटी भी कहते हैं कि इसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टेक्चुअल भी है, यानी कि पर्सन के एनवायरमेंट, कल्चर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इन सबसे भी इस पे फर्क पड़ता है। आप जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं उसी तरीके से तो ग्रो होते हैं, उसी तरीके से डेवलप होते हैं, वही थॉट्स आपके अंदर आते हैं, वही चीजों को आप एग्जिबिट करते हैं। तो डेवलपमेंट कॉन्टेक्चुअल भी होता है, यानी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह से भी ये इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली, सोशल रिलेशनशिप, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब हमारे पर्सनैलिटी को शेप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, चेंज, अडेप्टेशन को दिखाता है बर्थ से लेकर डेथ तक, और इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर इंक्लूड रहते हैं। फिर इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया है, वही चीजें हैं लेकिन उसका थोड़ा रूप बदल दिया है। जैसे यहीं पर इन्हीं बातों को हम जब पैराग्राफ में लिख देते हैं तो चीजें थोड़ा सा उसमें हो जाती हैं, समरी में हो जाती हैं, फिर उन्हीं पॉइंट को हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये तरीका होता है अपने आंसर को थोड़ा स्मार्ट वे में एलैबोरेट करने का। लाइफ लॉन्ग है, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग तो है, क्योंकि पूरी लाइफ चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट किसी पॉइंट पर रुकता है, हमेशा चलता रहता है। मल्टी डायमेंशनल है, इसकी बहुत सारी डायमेंशन है, मतलब ये सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर एस्पेक्ट को कवर करता है। मल्टी डायरेक्शनल है, डायरेक्शन का मतलब हो गया अगर ग्रोथ भी है तो डिक्लाइन भी है, डेवलपमेंट एक एरिया में है तो दूसरे एरिया में भी साथ साथ चल सकता है। तो मल्टी डायरेक्शन चीजों को लेके चलता है, लीनियर नहीं होता है, और बहुत सारी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। प्लास्टिसिटी होती है इसमें, अभी हमने बात की थी कि प्लास्टिसिटी का मतलब होता है ये फ्लेक्सिबल है, और ये शेप भी किया जा सकता है एक्सपीरियंस के थ्रू, और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। कॉन्टेक्चुअल है, हमारे डिफरेंट जो भी हमारी वेरियस कल्चर है, हिस्ट्री है, फैमिली इंटरेक्शन है, एजुकेशन है, इन सब का इस पर इफेक्ट आता है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये बहुत सारी सब्जेक्ट्स के साथ इसको स्टडी किया जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो साइंस, एजुकेशन सबके साथ कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। ओके, तो इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। ये ग्रोथ, मेंटेनेंस, रेगुलेशन सब कुछ को कनेक्ट करके साथ में चलता है। डेवलपमेंट केवल ग्रोथ नहीं है बल्कि स्किल्स का मेंटेनेंस की भी बात करता है, लॉस का क्या रेगुलेशन है उसकी भी बात करता है। तो सब चीजों को इंक्लूड करके चलता है। को कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजी, कल्चर एंड इंडिविजुअल, यहाँ पे हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे जेनेटिक्स हो गया, हेल्थ हो गया, या हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, या एज एन इंडिविजुअल हमारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको साथ में लेके चलता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को ये साथ में लेके इंक्लूड चलता है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइफ स्पैन का मतलब ये हो गया। लाइफ स्पैन तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जनरल चीजें, एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल, और इससे बड़ा बना सकते हैं। आते हैं जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अडोलेसेंट्स। ओके, ये अडोलेसेंट्स के लिए, वैसे जब आप पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे लिखना रह गया फॉर अडोलेसेंट्स पूछी जाती है, लेकिन आप एक चीज ये समझ लीजिए
कि आप इसे पढ़ेंगे तो वैसे भी समझ जाएंगे कि एडोलेसेंस की बात हो रही है। और जीन पियाजे की थ्योरी की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो 4 हैं, अभी आपने पढ़ी थी, मगर उसमें स्पेसिफिकली एडोलेसेंट्स कैसे क्रॉस करते हैं उस पूरे सफर को, राइट। एडोलेसेंट जब होते हैं, यानी मैंने आपको बताया था टीन का जो फेज होता है, उसमें जीन पियाजे क्या क्या चीजें कहते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, तो अभी डिटेल में बात चलेगी इस टॉपिक के बारे में, तो उसको जरा समझिएगा। एडोलेसेंस को एक क्रिटिकल स्टेज मानती है पहली बात तो इनकी ये थ्योरी, और इसमें जो फेज आता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो अभी अभी हम थ्योरीज पढ़ रहे थे, स्टेज थ्योरीज, वापस आइएगा मेरे साथ में, इधर आना है हमें, और पहले आना है आई थिंक, यस। ये देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहाँ थी, 12 ईयर्स एंड अप थी। तो अभी अगर जो आपको ये बात याद नहीं हुई थी वो अब समझ में आ जाएगी, ऐसी जहां जहां आप डिटेलिंग पढ़ेंगे। और जीन पियाजे की थ्योरी किसी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हाईलाइट करते हुए पूछी जा सकती है, और डिटेलिंग इसकी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे पर्सनैलिटी थ्योरीज में। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस जहां पर अभी हम थे, आई थिंक ये था हमारा टॉपिक, यस। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की मैं बात कर रही थी कि अराउंड एज से स्टार्ट होती है और एडल्टहुड शुरू होने तक चलती रहती है। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या चीजें आती हैं हम देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। इससे पहले बच्चा बहुत हाइपोथेटिकली कुछ भी सोचता है, कुछ भी समझता है, कैसे भी एक्सप्लेन करता है, ईगोसेंट्रिज्म भी हाई होता है, लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। जैसे जो यंगर चिल्ड्रन थे वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंसेस पे रिलाय करते थे, उन्हीं पे थॉट्स क्रिएट करते थे, लेकिन अडोलेसेंट्स उन थॉट्स के बारे में भी सोच सकते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, मतलब लॉजिक के साथ में सोचने की जो पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस, फ्रीडम, लव, मोरालिटी, ये पॉइंट्स हम देखते हैं कि टीनेजर्स में ये चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट में एंगेज होना, जैसे कि किसी भी बात के बारे में उनसे पूछे कि अगर आप इस जगह पर होते तो क्या करते, इस तरीके के थॉट्स वो निकाल कर ले पाते हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट सिस्टम में आप चेंज करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे, जो लॉज हैं उनके बारे में बात करना कि ये लॉ ठीक है, ये लॉ ठीक नहीं है, मेरे परसेप्शन इस बारे में ये है, तो अपना परसेप्शन देना शुरू कर देते हैं। और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिनमें लॉजिक की जरूरत होती है उनको वो बहुत स्मार्टली कर लेते हैं। यही वजह है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस भी इसी तरीके से होता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये टर्म आपने कहीं ना कहीं पहले सुनी होगी और इसको कई बच्चे समझना भी चाहते हैं। ये पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि हम ये मानते हैं कि जो अडोलेसेंट्स होते हैं वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग को यूज कर पाते हैं। वो ऐसी हाइपोथेसिस बना लेते हैं जिनको वो लॉजिकली टेस्ट कर सकें। मतलब अगर आप उनसे कुछ अज्यूम करने को कहेंगे तो अब वो ऐसी बातों को ही सोचेंगे, ऐसे ही पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जिन पर प्रैक्टिकली कुछ रिसर्च की जा सके। मतलब कुछ भी ऐसी स्टोरी जो वो जानते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसी वो बात आपसे नहीं करेंगे। और ये पिछले पॉइंट से बहुत ज्यादा रिलेट भी करती है। तो ये चीज तभी डेवलप होगी जब बच्चों के अंदर लॉजिकल, यहाँ पे हम जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की हम बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। ये ऐसी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिसके बारे में वो लॉजिकली सोच सकें, टेस्ट कर सकें, और इसी एबिलिटी की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को डेवलप कर पाते हैं। अब देखिए अगर आप एडोलेसेंट्स को देखेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, जबकि उससे पहले बच्चा 10-11 साल में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। वो हर चीज के लिए मम्मी पापा भाई बहनों पर डिपेंडेंट रहता है कि इसे मैं कैसे करूँ, ये कैसे होगा। तो ये फर्क हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो टीनेजर जो होता है वो ऐसे हाइपोथेसाइज कर सकता है कि इफ आई स्टडी फॉर एन आवर एवरी डे माई ग्रेड्स विल इम्प्रूव। कुछ ना कुछ अपनी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना या अपने आसपास की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। फिर आता है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन के स्टेटमेंट के उस ट्रूथ पार्ट को अंडरस्टैंड कर पाना या इवेल्युएशन कर पाना। सिंपल आप समझ सकते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब होता है किसी चीज को इवेल्युएट कर पाना। इवेल्युएशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होने लगती है इस टाइम पे, तो वो ये समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का जजमेंट कर पाना। तो दे ऑल्सो डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू यूज प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसका मतलब क्या होता है कि इवेल्युएशन कर पाना किसी स्टेटमेंट में ट्रुथ का, गलत का, सही का। और जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल, तो इसको फिजिकली वेरीफाई किए बिना वो उसका एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। और इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे व्हाट इफ, अगर आप ऐसा होते तो आप क्या करते, व्हाट इफ ह्यूमंस हैड नेवर इन्वेंटेड द व्हील, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है तो वो आते हैं इसमें।
मेटाकॉग्निशन की बात अगर हम करें तो मेटाकॉग्निशन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एडोलेसेंस की लाइफ में, यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल पर। इसकी वजह से वो ये समझ पाते हैं कि वो क्या लर्न करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, और इसी की वजह से वो बेटर स्ट्रेटजीज भी बना पाते हैं और अपना इवेल्युएशन कर पाते हैं। ओके, तो मेटाकॉग्निशन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जैसे अगर वो कोई डिफिकल्ट टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं तो वो समझ पाएंगे कि मैं इसमें क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, या मुझे किस तरीके से अब इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। दे मे प्लान आउट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज फॉर स्टडिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग थ्रू द स्टेप दे नीड टू फॉलो टू अचीव अ गोल। अपनी गोल्स प्लानिंग करना, ये सब चीजें आ जाती हैं। अडोलेसेंट्स में ईगोसेंट्रिज्म किस तरह से वर्क करता है, पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम चाइल्डहुड में भी ईगोसेंट्रिज्म आपने पढ़ा था, लेकिन ये हमें आगे भी देखने को मिलता है, पर इसका रोल, इसका सिस्टम बदल जाता है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म जो देखने को मिलता है वो हाइटेंड सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, और इस उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत लोग उन्हें फोकस कर रहे हैं। इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सारा अटेंशन उन्हीं पर है। वो कुछ ना कुछ हद तक अटेंशन सीकर हो भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें बहुत नोटिस कर रहे हैं, या वो जो भी कर रहे हैं उस काम को बहुत नोटिस किया जा रहा है। तो ये एक फेज ऐसा होता है एडोलेसेंट्स का जिसमें उनको लगता है। यहाँ पे दो चीजें आती है, इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब ये होता है कि वो ये बिलीव करते हैं कि वो सबके अटेंशन का फोकस है। मतलब ऑडियंस है या नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी कमरे में बंद है तब ऐसा सोच रहे हैं। वो इस चीज को लेके दुनिया में जो भी अपनी दिशाओं में चल रहे हैं, मगर उन्हें ऐसा लगेगा कि वो ऑडियंस उन पर फोकस कर रही है। ओके, एज दो दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड जज। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जज करेंगे। अपने ड्रेस सेंस को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अपने बॉयज जो होते हैं अपनी बॉडी को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। वो जिम जाना चाहते हैं, अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहती है। गर्ल्स बहुत ज्यादा फोकस रहती है कि उनके बाल जो है वो, हेयर स्टाइल जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, उनका उनका जो लुक है ओवरऑल वो अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि सब उन्हें देखेंगे। यही चीज होती है कि मतलब वो चाहे किसी क्राउड में है या नहीं भी है, लेकिन उनको एक अटेंशन की फीलिंग रहती ही रहती है। वो इमेजिनरी ऑडियंस कहलाता है। इसकी वजह से हाई फीलिंग डेवलप हो जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, और अपनी अपीयरेंस को लेके ज्यादा कंसर्न हो जाता है। पर्सनल फेबल क्या होता है कि उनको ये लगने लगता है कि जो पर्सनल फेबल मतलब उनकी अपनी क्वालिटीज, उनके अपने इमोशंस, और वो जो सोच रहे हैं वो बहुत यूनिक सोच रहे हैं। आप एडोलेसेंट में किसी भी बच्चे से बात कीजिए, वो आपको ये जरूर कहता मिलेगा कि मैं बहुत अलग हूँ, मुझे ये चीजें बहुत अलग लगती हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। तो उनको अपने थॉट्स पे ऐसा लगता है कि वो उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत यूनिक हैं, और उनकी बात को कोई समझ नहीं सकता। ये ना समझ पाने वाली सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा होता है, अभी हमने बात करी थी इस बारे में भी। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कोई दूसरा उसको उस तरीके से समझ नहीं पाएगा। तो पर्सनल फेबल मतलब अपने को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन थॉट्स एंड थिंकिंग। अडोलेसेंट्स के ईगोसेंट्रिज्म की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कोई माइनर मिस्टेक हो जाए तो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगते हैं, है ना। ऐसे लगता है हर कोई उन्हें जज कर रहा है। और जैसे कि बहुत ज्यादा ड्राइविंग फास्ट करना, ऐसे रिस्की बिहेवियर का एक्टिविटीज को करना जिससे वो थोड़ा सा हाईलाइट भी हो जाते हैं। आइडियलिज्म और क्रिटिसिज्म की बात करें तो अडोलेसेंट जो होते हैं वो अपनी थॉट्स को लेके काफी आइडियलिस्टिक बिहेव करने लगते हैं। जैसे मैं अभी बताया ही था आपको कि उन्हें लगने लगता है कि हमारे थॉट्स बहुत यूनिक हैं, हम बहुत डिफरेंट सोच रहे हैं, हमारी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा अलग हैं। मैं क्लास की टाइमिंग भी साथ में देखते चल रही हूँ क्योंकि 30 मिनट्स की क्लास हो गई है, 40 मिनट्स के ऊपर हम इसे नहीं करेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप हम कर रहे हैं। ओके, क्रिटिसिज्म और आइडियलिज्म के एग्जाम्पल को देखते हैं, आइए यहाँ से समझेंगे। पैशनेट हो सकते हैं सोशल जस्टिस और कॉजेस को लेके, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा उनके अंदर चीज आ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत है। आप अडोल्ट सेंस में ये चीज ज्यादा देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स को रूल और वैल्यूज के लिए चैलेंज करना, क्वेश्चनिंग करना कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। मॉरल और एथिकल रीजनिंग भी इनके अंदर देखने को मिलती है कि एडोलेसेंट्स का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉरल और एथिकल रीजनिंग को दिखाता है। वो इस टाइम पर जितनी भी चीजें आप देखेंगे ना वो कॉम्प्लेक्स ही नजर आएंगी आपको, क्योंकि वो जो चीजों को कर रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा वेरीफाई करते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं तो ये सही है। जैसे कि ग्रैपल विद मॉरल डिलेमास सच एंड डिसाइडिंग वेदर इट इज राइट टू ब्रेक अ रूल फॉर अ ग्रेटर गुड। माइट क्रिटिकली एक्सेस लॉज एंड सोशल नॉर्म्स, उनको क्वेश्चनिंग करना कि ये जो लॉज है वो गलत है सही है, इस तरीके की चीजें भी पहले डिस्कस की थी हमने। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीजों को सिस्टमेटिक वे में चाहते हैं, और जो चीज वेरीफाई हो सकती है उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि किसी भी ऐसी बात पर जिसको हम उनको ऐसे कॉन्सेप्चुअली बता दें, बिना बिना कॉन्सेप्ट के बता दें। तो ट्रायल एंड एरर पे रिलाई करने से ज्यादा उनको लगता है कि किसी प्रॉब्लम को हम उसके मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है, उसको हम टेस्ट करें।
सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में एक एडोलेसेंट को ये लगे कि वो वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप चले, या रियल लाइफ सिनेरियो में क्या हो सकता है कि कौन सा करियर पाथ चूज करें, ये सब चीजें जो है वो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करना, इनको इस टाइम पर फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं और इसी वजह से इनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस भी देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर इन्हें लगता है कि हम अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान कर लें, वो सीरियसली सोचना शुरू कर देते हैं और उसी स्टडी उसी कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहते हैं जिसमें वो अपना लाइफ बना सकें बेटर तरीके से, है ना। एकेडमिक अचीवमेंट, पर्सनल गोल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ था इस पियाजे की थ्योरी में जो कि एडोलेसेंट्स पर बेस्ड थी, और एडोलेसेंट किस तरह से अपनी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं वो उसको फिर से यहाँ पे कंक्लूजन में समराइज किया गया है। अब आते हैं मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पर, जीन पियाजे की। एटलीस्ट इसको तो हमें कवर करना ही चाहिए। एक बार मैं क्विकली देख लेती हूँ, ये हमारे कई पेजेस कवर करेगी क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अभी लेना है। हाँ, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, हाँ 2 से 3 पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसको कवर करते हैं, और इससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी जिसमें मैं पानी पी लेती हूँ फटाफट से। मेरा गला इस लायक बना रहे कि मैं आपको क्लास फटाफट से कवर कराऊँ। आप क्विकली देख सकते हैं सामने आपके क्या लिखा हुआ है। बहुत फटाफट से मैं वापस आ गई हूँ क्लास में। मॉरल डेवलपमेंट की जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो ये आउटलाइन करती है कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे राइट और रॉन्ग का सेंस ग्रो करते हैं अपने अंदर। मॉरल का डेवलपमेंट होना, मॉरल्स का डेवलपमेंट होना, मॉरली इंक्रीज होना या मॉरली चेंजेस आ जाना, वो सब जीन पियाजे की थ्योरी में हम बात करते हैं। तो ये मॉरल डेवलपमेंट की 2 मेजर स्टेजेस की बात करते हैं। एक तो हेट्रोनॉमस मोरालिटी और ऑटोनॉमस मोरालिटी। मतलब हेट्रोनॉमस मोरालिटी को नाम दिया गया है मॉरल रियलिज्म। ये एज जो होती है वो 4 से 7 ईयर्स के बीच में ज्यादातर देखने को मिलती है, और एक रिजिड एडरेंस रूल्स और अथॉरिटी की बात करती है, जिसको वो मॉरल रियलिज्म का नाम देते हैं। उनका ये कहना है कि बच्चे इस वक्त ये मान लेते हैं कि जो उन्हें चीजें बताई जा रही हैं वो फिक्स है और अनचेंजेबल है, और जो उनको अथॉरिटी बताया जाता है, अथॉरिटी बताते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, वो उसे बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के मान लेते हैं। जैसे टीचर ने कहा कि, अब टीचर गलत भी नहीं बताते हैं, अगर टीचर ने कोई ऐसी चीज कही, पेरेंट्स ने ऐसा कही, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मॉरल रियलिज्म उनके लिए वही रियल है जो उन्हें बताया जा रहा है। चिल्ड्रन इस स्टेज में बिलीव करते हैं कि उनका जो भी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसी से राइट और रॉन्ग का पता चलेगा, उसी से मालूम चलेगा। तो इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इमिनेंट जस्टिस की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। जरूरी नहीं आप इस तरीके से हेडिंग ही डालें, आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि बच्चे ये मानते हैं कि अगर कोई रूल ब्रेक हो गया है तो पनिशमेंट मिलेगा, है ना। यानी कि जस्टिस उनको, अगर वो कुछ गलत उनके संग हुआ है तो तुरंत कंप्लेंट भी करने पहुंच जाते हैं, और जस्टिस को एक एक्सटर्नल फोर्स की फॉर्म में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि चिल्ड्रन फोकस ऑन द आउटकम ऑफ एन एक्शन रादर देन द इंटेंशन बिहाइंड इट। मतलब किसी चीज के आउटकम पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि अगर किसी छोटे क्लासरूम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी बच्चे का किसी को कोहनी लग गई, हाथ लग गया, तो वो उस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि इसने मुझे मारा। वो ये लॉजिक नहीं समझता है कि वो बैठा हुआ है तो उसका हाथ मुझे लग सकता है। ये बहुत बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। फिर अगेन मैं ये बोलूंगी आपसे कि आपको इसे टिपिकली याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को याद करने की ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो क्या बच्चा देखेगा, अगर कुछ उससे कप टूट गए हैं तो वो कप टूटने को बुरा देखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि जिससे कप टूटे हैं उसके चोट तो नहीं लगी है। एक वो दूसरा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे कि अगर उसके जिस पर्सन से कप टूटे हैं तो उसके चोट तो नहीं लगी, उसे तो कोई इंजरी नहीं हुई, ये बातें नहीं सोच पाएगा। उसे लगेगा कप टूट गए मतलब नुकसान हो गया, बैड चीज है ये, ठीक है। फिर आता है मॉरल रिलेटिविज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिविटी की चीज आ जाती है, मतलब बच्चा कंपेयर कर पाता है। अब ये 10 या ओल्डर एज में देखने को मिलते हैं, इसको हम ऑटोनॉमस मोरालिटी का नाम देते हैं और इसको मॉरल रिलेटिविज्म भी कहते हैं। ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चे ये समझ पाते हैं कि रूल्स तो बनते हैं, लेकिन उसमें रूल्स में चेंजेस भी हो सकते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हमसे कोई बात कही जाए और हमसे कहा जाए ऐसा करो तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। ये समझ के साथ साथ आने लगता है। दे रिकॉग्नाइज दैट इंटेंशंस प्ले अ की रोल इन जजिंग बिहेवियर एंड दे बिगिन टू अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी। मतलब जितनी चीजें आपने अभी पीछे पढ़ी इस वाले पॉइंट में, उसका ऑपोजिट अब यहाँ पे होगा कि बच्चा ये समझेगा कि रेसिप्रोसिटी और कॉपरेशन क्या होता है। इस स्टेज में बच्चे रूल्स को एब्सोल्यूट लाइफ नहीं मानते, लेकिन उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, ये समझने लगते हैं। और ये समझने लगते हैं कि इंटेंशंस भी मैटर करती हैं। बच्चे ये समझते हैं कि जो भी काम हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, अगर कुछ चीजें एक्सीडेंटली ब्रेक हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचे कि उसने जान के ऐसा किया है।
है ना, या उसके पीछे की और चीजें भी जो हैं वो भी हो सकती हैं। मतलब बेसिकली मॉरल्स का चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इन स्टेजेस के बीच में ट्रांजिशंस भी होते हैं। जैसे कि पियाजे ये बिलीव करते हैं कि जो ट्रांजिशन होते हैं हेटेरोनॉमस से ऑटोनॉमस में, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होते हैं, स्पेशली पीयर इंटरेक्शन के थ्रू। जब बच्चे पीयर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, इस एज में उनका सर्कल तो यही होता है, हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पेरेंट्स से लगातार बातें करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। इन जनरल पीयर्स से ही ज्यादा बातें होती हैं। तो जब बच्चे पीयर्स से, या फिर उसमें सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, मतलब उनके ही उम्र के लोग जो चीजों को और तरीकों से भी देख रहे हैं, उनसे उनके व्यूज एक्सचेंज होते हैं। और जो बच्चे सिमिलर ग्रुप में ही रहते हैं तो उनके व्यूज सिमिलर ही रहते हैं, तो वो उस हिसाब से ग्रो कर पाते हैं। जिससे क्या होता है, नए नए व्यू पॉइंट सीखने की वजह से बच्चे के अंदर रूल्स, अथॉरिटी, चीजों की डेवलपमेंट होने लगता है। डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। बच्चों के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज की वजह से, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होने की वजह से भी वो इस चीज में प्रोग्रेस कर पाते हैं। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट को प्रिसीड करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से ही मॉरल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होने लगता है। उसका फर्क आता है, इसका इन्फ्लुएंस आता है। ईगोसेंट्रिज्म का आता है। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, हमें भी पढ़ा ही था कि अपने पर्सपेक्टिव को ज्यादा देखने लगते हैं, बच्चे देखते हैं या चिल्ड्रन या अडोलेसेंट कोई भी देखे। ईगोसेंट्रिज्म भी एक रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें चीजें खुद से एसोसिएटेड होती हैं, तो हर चीज को खुद से रिलेट करके समझना बहुत आसान होता है। इस वजह से भी मॉरल्स उस हिसाब से होने लगते हैं कि मतलब अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता, या ये मुझसे हो गया तो क्या होता। ये धीरे धीरे चीजें आने लगती हैं। इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो पियाजे की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, वो एक फाउंडेशन प्रोड्यूस करती है और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कि क्या राइट और रॉन्ग है। और इसके बाद हम लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी भी पढ़ेंगे, मॉरल डेवलपमेंट की भी काफी पूछे जाती है। और मैं इंटेंशनली अब ये जो क्लास है इसको यहीं स्टॉप करने वाली हूँ। उसका रीजन ये है कि आज थ्योरीज बहुत हो गई हैं, तो अगर मैंने ये टॉपिक भी कवर कर लिया तो फिर थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो थ्योरीज में जाके मिक्स हो सकता है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे कि क्या कैसे कैसे लेवल्स होते हैं। आपने आज की क्लास में जब मैंने आपको बोला था कि स्टेज 1 स्टेज 2 होती है ना, जिसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, आज के वीडियो में ये चीज तो आई थी कि प्री कन्वेंशनल लेवल या उसके 2 स्टेजेस होती हैं, फिर कन्वेंशनल लेवल उसके 2 स्टेजेस होती हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इसकी भी 2 स्टेजेस होती हैं। ये आपको इस अगले ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो जो वहां पर शॉर्ट में था, आप और उसकी स्टेजेस भी मेंशन करना चाहेंगे अगर इसकी बात कर रही हूँ मैं। वापस आ जाती हूँ फटाफट से, थोड़ा स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है, काफी पीछे चले गए हम। अब मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, फिर भी बात को लंबा बनाने की कोई हमें ऐसी खास जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अब आ ही गए इतना तो चलो मैं बता कर ही जाऊंगी जब मेरा दिल चाह रहा है। तो मैं इसकी बात कर रही थी लॉरेंस की कोलबर्ग थ्योरी की। इसको अभी हम इन्हीं तीनों लेवल को, इनकी दोनों स्टेजेस को आगे पढ़ेंगे। तो आप चाहेंगे तो वहां से कंटेंट ले लीजिएगा, हर चीज को हर जगह पे बढ़ाने की और सिमिलर पोस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? थ्योरीज काफी हो गई आज, लेकिन आज अभी भी थ्योरीज कंटिन्यू रहेंगी नेक्स्ट वीडियो में। और सेकंड पार्ट था ये, थर्ड पार्ट में मैं आपसे मिलूंगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जस्ट एक लाइक का प्रेस बटन आपको क्लिक करना होता है, but it gives me a lot of motivation. So I will see you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.